Hello and welcome back to another session of Learn with Vrinda. सो गाइस हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही थी बीएससी बायोलॉजी के लिए या जनरली बायोलॉजी के लिए, उसमें आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन का. ओके, सो फॉर क्लास 12th इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड क्लास 12th के साथ साथ आपके आगे के सिलेबस के लिए भी, मतलब बायोलॉजी के लिए भी आपका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका एक कोर्स होता है, उसके अंदर आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर. बट स्टार्ट करने से पहले हम पिछला जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं. इससे पहले हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड के बारे में. ओके, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा. उसके बाद न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले था हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जिसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट का नाम दिया था. ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बाद आपका आया था नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद एट लास्ट ये बात प्रूफ हो गई थी कि डीएनए ही हमारा इकलौता जेनेटिक मटेरियल है. डीएनए इज़ द ओनली जेनेटिक मटेरियल विच ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो ये इतनी चीज़ हम पढ़ चुके हैं. इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने इतने पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद, और जब ये बात प्रूफ हो चुकी थी कि डीएनए ही हमारा इकलौता जेनेटिक मटेरियल है, उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें वॉटसन एंड क्रिक के दिए हुए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने जाना था. और अब जब इतने टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक आज के लिए डिसाइड किया है वो है ट्रांसक्रिप्शन. बहुत लेंथी टॉपिक है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, बट अगर आप समझेंगे तो बहुत आराम से आपको ये समझ में आ जाएगा. तो ये टॉपिक जो होगा 2 पार्ट्स में कवर होगा. फिलहाल आज हम स्टार्टिंग करेंगे. आज हम बेसिक चीज़ें जो ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ होती हैं उनके बारे में जानेंगे. और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसके अंदर हम जो होल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का उसको समझेंगे. सो आज की जो वीडियो होगी वो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी, जिसमें आपको ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में पता चलेगा. और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर आपको होल प्रोसेस के बारे में पता चलेगा. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर today's topic, which is transcription. So what is transcription? It is the process of synthesis of RNA from DNA, or the process of copying of genetic information from DNA into the strands of RNA is called transcription. यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या बनता है? आरएनए बनता है. और किससे बनता है? डीएनए से. अगर आसान भाषा में अगर हम कहना चाहें तो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ठीक है, क्या समझ में आया? डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. या फिर इसी बात को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉपी की जाती है डीएनए से आरएनए के अंदर. ओके, क्लियर हुआ? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है, या फिर जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की जाती है डीएनए से आरएनए के अंदर. ओके, आई एम रिपीटिंग द होल कॉन्सेप्ट अगेन. डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. या फिर डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कॉपी होने के प्रोसेस को आरएनए की स्ट्रैंड में क्या कहा जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाएगा. तो जब डीएनए की जानकारी, जितनी भी डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, वो कॉपी होके आरएनए में ट्रांसफ़र होती है, और उससे उसी डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है. The next point is, during transcription, one strand of DNA act as a template strand
एंड द अदर एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड। यानी कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल रहा होता है उस टाइम पे हमारे पास डीएनए की जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं, हमने जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि डीएनए के पास दो स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती है। तो उन्हीं दो स्ट्रैंड्स में से जो एक स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगी और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो किसकी तरह काम करेगी, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करेगी। अब कौन सी स्ट्रैंड टेम्पलेट होती है, कौन सी कोडिंग होती है, ये हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करती है और दूसरी कोडिंग स्ट्रैंड की तरह एक्ट करती है। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। There are three steps involved in the process of transcription. First, initiation, second, elongation and the third one is termination. तो बेसिक चीज़ों को जानने से पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, कितने स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमारे तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिनके अंदर जो पहला स्टेप है उसे हम कहते हैं इनिशिएशन, दूसरे स्टेप को हम कहते हैं इलोंगेशन एंड तीसरे स्टेप को हम कहते हैं टर्मिनेशन। अब ये तीनों स्टेप्स के अंदर क्या होता है, इन तीनों प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या क्या होता है, कौन सी स्ट्रैंड डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है, कौन सी कोडिंग स्ट्रैंड होती है, और आपके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिक चीज़ें आपको अगर पता हो, शॉर्ट में आपका आंसर है तो आप उसे बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन। Three types of RNA polymerase enzymes are involved in this process and these are rRNA, mRNA एंड tRNA। अब इन तीनों एंजाइम के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे, बट वही है कि आपको शॉर्ट में भी अगर सिर्फ बेसिकली आपको बोला जाए कि आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखना है तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ी ली, ठीक है। उसके बाद की ट्रांसक्रिप्शन जो है हमारा वो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है। अब डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पे एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है और दूसरी वाली हमारी कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करती है। तीसरा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, जिनके अंदर पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहला वाला जो था हमारा उसे कहते हैं इनिशिएशन, उसके बाद था इलोंगेशन, उसके बाद था टर्मिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा कि इस प्रोसेस के अंदर तीन तरीके के आरएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो पहला होता है rRNA, दूसरा होता है mRNA और तीसरा होता है tRNA। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको इतना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझ में आया कि इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, पहले हम बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम फिर उसके बाद थोड़ा सा वन लेवल अप जा सके, ठीक है। अभी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि आपके दिमाग में बैठे। अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग में बैठेंगी, बट इकट्ठा सब कुछ समेटने की कोशिश करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम स्लोली मूव कर रहे हैं। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई कि पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के अंदर दो स्ट्रैंड्स होती हैं, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, फिर तीन स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद आपके तीन तरीके के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सो आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी हैव ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। इन सब के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सो व्हाट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? A transcription unit in DNA is defined by three regions of DNA. First is promoter, second is structural gene and the third one is terminator। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमारे डीएनए के तीन रीजन्स की बात की जाती है, ठीक है। और इन तीन रीजन के अंदर जो पहला रीजन होता है उसे हम कहते हैं प्रमोटर, दूसरे रीजन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन और तीसरे रीजन को हम कहते हैं आपका टर्मिनेटर, ठीक है। अब इन तीनों से मिलकर हमारा जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आई रिपीट कि डीएनए के अंदर हमारे तीन अलग अलग रीजन बनते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पे।
उन तीनों रीजन को हम कंबाइन इन जनरल क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो जब भी आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बात बोला जाए या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पूछा जाए तो आप समझ जाना कि डीएनए के, एक सिंगल डीएनए के 3 अलग अलग रीजन की बात हो रही है। और इन 3 अलग अलग रीजन में कौन से रीजन है? पहले रीजन को हम कहते हैं प्रमोटर, दूसरे रीजन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरे रीजन को हम कहते हैं टर्मिनेटर। ओके, first one is promoter. So what is promoter? It is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase. Okay, which means कि प्रमोटर कौन सा रीजन होता है? डीएनए सीक्वेंस का वो रीजन जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करे, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पढ़ा था, अभी तक हमने क्या क्या समझा था कि भाई जब भी प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का तब डीएनए से आरएनए बनता है, और डीएनए से आरएनए बनने के लिए एक एंजाइम काम करता है, जिस एंजाइम का नाम था आरएनए पॉलीमरेज, जिसके 3 वेराइटीज़ होती है, 3 टाइप्स होते हैं, और तीनों टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हमारे इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में से प्रमोटर वो जगह होती है, वो साइट होती है, डीएनए का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और जुड़ जाता है। आई बात समझ में? यानी कि आपका डीएनए है, डीएनए के अंदर एक जगह है, उस जगह पर आकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ जाएगा। उसी जगह को, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर रीजन कहते हैं। यानी कि जिस जगह पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़े डीएनए के अंदर, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर रीजन कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई कि प्रमोटर रीजन कौन सा होता है? तो प्रमोटर रीजन वो रीजन होता है जहाँ पर आकर आपका आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है। समझ में आया? तो डीएनए का वो रीजन जिस पे आरएनए पॉलीमरेज आके जुड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमोटर कहते हैं। इट इज लोकेटेड एट 5 and upstream of structural gene and its presence defines the template and coding strand. ओके, तो डीएनए के अंदर जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, और अगर पहली स्ट्रैंड 5:3 की डायरेक्शन में तो दूसरी जो डायरेक्शन होगी उसकी 3:5 होगी। तो जो प्रमोटर एंड होगा वो हमेशा 5th वाले, जो प्रमोटर रीजन होगा वो हमेशा डीएनए के 5th वाले एंड की तरफ होगा। इतनी सी बात क्लियर है? जैसे 2 रीजन थे 5 और 3, 5 और 3 एंड में से जो 5 वाला एंड होगा हमेशा प्रमोटर रीजन वही बनेगा। जो कौन सा होगा? 5 एंड वाला होगा, वही आपका प्रमोटर रीजन बनेगा। और जहाँ पर भी प्रमोटर रीजन होता है वहीं पर हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड होती है। इतनी सी बात को आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। क्या क्या बातें हमें यहाँ से पता चली, क्या क्या हमें अपने दिमाग में बैठाना है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। डीएनए के 3 रीजन की बात की जाती है। पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा होता है टर्मिनेटर। इसमें से अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर डीएनए का वो हिस्सा होता है जहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमने जानी वो क्या समझ में आया हमें कि जो आपका प्रमोटर रीजन होता है वो हमेशा जो भी हमारा जीन है या जो भी हमारा डीएनए है उसके 5th एंड की तरफ होगा, हमेशा 5th वाले एंड की तरफ होगा। 3rd वाले एंड की तरफ कभी भी आपका प्रमोटर रीजन नहीं होगा। और जो तीसरी बात हमें यहाँ से समझ में आई वो ये समझ में आई कि जो प्रमोटर की प्रेजेंस होती है वो हमें ये बताती है कि जहाँ प्रमोटर रीजन है वहीं पर हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड भी प्रेजेंट होंगी। इज इट क्लियर? So after promoter, the another reason that came is known as structural gene. तो promoter के बाद DNA का जो reason दूसरा आता है उसे हम कहते हैं structural gene. So structural gene क्या होता है? What is a structural gene? Structural gene in a transcription unit is flanked between promoter and terminator. यानी कि promoter और terminator region के बीच का जो region होता है उसी को हम क्या कहते हैं? structural gene कहते हैं। क्या कहते हैं? structural gene कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आई या क्या कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, जहाँ पर आपका प्रोसेस होता है। ओके, समझ में आई इतनी सी बात? और नेक्स्ट, आफ्टर प्रमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन द थर्ड रीजन विच इज नोन एज टर्मिनेटर।
The terminator region is located towards the three ends of coding strand and usually defines the end of transcription process. यानी कि टर्मिनेटर रीजन कौन सा रीजन होता है? टर्मिनेटर रीजन जो होता है वो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड का थ्री एंड वाला रीजन होता है, और ये रीजन जो होता है वो हमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ख़त्म होने के बारे में बताता है. ओके, हमने अभी तक 3 रीजन के बारे में बात करी है, जिसमें से अगर आप ध्यान से समझे तो मान लो आपका एक डीएनए जो कि 5th रीजन से स्टार्ट होता है और 3rd रीजन पे ख़त्म होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जो 5th रीजन है, स्टार्टिंग वाला रीजन है, उसे हम कहते हैं प्रमोटर रीजन. यहाँ पर आरएनए एंजाइम आएगा और जुड़ेगा. इतनी बात समझ में आई. अब प्रमोटर रीजन के बाद वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं. इतनी सी बात समझ में आई. उसके बाद आफ्टर डैट प्रमोटर रीजन हो गया, स्ट्रक्चरल जीन हो गया, लास्ट में जो 3 एंड वाला एरिया होता है उस रीजन को हम कहते हैं टर्मिनेटर, और ये जो रीजन होता है ये कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है. इतनी सी बात समझ में आई. ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट ये जो 3 एंड वाला रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन वाला, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के ख़त्म होने के बारे में बताता है. तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपने क्या क्या जाना? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने जाना कि डीएनए के 3 अलग अलग रीजन को इन कंबाइन क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है. ओके, इसी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के थ्रू पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है. इतनी सी बात क्लियर हुई. अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर हमने डीएनए के 3 डिफरेंट रीजन के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे पहला था प्रमोटर, फिर था स्ट्रक्चरल जीन, फिर था टर्मिनेटर. तो स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो एरिया होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और डीएनए से जुड़ जाता है. आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद वाला जो रीजन हुआ, प्रमोटर रीजन के बाद वाला जो रीजन हुआ, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, जो कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का पार्ट होता है, बीच का पोर्शन होता है. आफ्टर दैट जब स्ट्रक्चरल जीन का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है, फिर 3 एंड के आसपास हमारे पास आता है टर्मिनेटर रीजन, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ख़त्म होता है. और जो टर्मिनेटर रीजन होगा वो हमेशा कहाँ होगा? कोडिंग स्ट्रैंड पे होगा. इतनी सी बात क्लियर हुई. यहाँ पर आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आया. इतना ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस अभी तक क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट इज एक नोट है जिसे आप ध्यान रखेंगे. यहाँ पर अब हम जान लेते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है. तो जो हमारा एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज का, वो सिर्फ और सिर्फ जो पॉलीमराइजेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में करता है? 5 से 3 की डायरेक्शन में करता है. तो 5 से 3 वाली डायरेक्शन को छोड़ के जो दूसरी स्ट्रैंड होती है जो कि 3 और 5 वाली है, उसी स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी स्ट्रैंड होती है? टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जिसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? 3:5 डायरेक्शन होती है. 3:5 की डायरेक्शन में जो स्ट्रैंड होती है उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. और यहाँ से हमें एक पॉइंट और समझ में आया, एक चीज़ और समझ में आई. वो क्या? कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है उस पर आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करता. क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के पास सिर्फ और सिर्फ 5:3 की डायरेक्शन वाली स्ट्रैंड पे काम करने की पावर होती है. तो यहाँ तक इतनी बातें आपको क्लियर हुई. आपने क्या क्या चीज़ें समझी? जितनी भी समझी उतनी बातें समझ में आई. सो अगर हम पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को या जितनी भी चीज़ हमने अब तक पढ़ी उसे अगर हम डायग्राम के थ्रू समझना चाहें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स हैं. ओके, आपने देखा होगा पहली लाइन की डायरेक्शन 3 से 5 है, दूसरी वाली की डायरेक्शन 5 से 3 है. ठीक है, तो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये जो 2 सीधी लाइन है, ये हमारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स को दर्शाती हैं. ठीक है, 2 स्ट्रैंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से एक स्ट्रैंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरी है कोडिंग स्ट्रैंड, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं. अब हमने पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन रीजन के यूनिट के अंदर 3 रीजन होते हैं डीएनए के. पहला था प्रमोटर, दूसरा था स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा था टर्मिनेटर. तो और प्रमोटर रीजन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो 5:एंड वाला डायरेक्शन होता है. ठीक है, जो 5:2 वाला एंड होता है. तो ध्यान से देखिए, जो 5 वाला एंड है जिस पे पहला बॉक्स बना है वो किसका बना है? प्रमोटर रीजन का बना है. इसी तरीके से जब हमने
टर्मिनेटर के लिए पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वो 3:2 एंड पे होगा। तो देखिए जो लास्ट में जो 3 वाला एंड है वहाँ पर भी एक बॉक्स बना है जो कि क्या है, टर्मिनेटर रीजन है। तो कोडिंग स्ट्रैंड पे जो पहला बॉक्स बना है वो क्या है, प्रमोटर रीजन, और जो लास्ट रीजन बना है वो है टर्मिनेटर रीजन। दोनों के बीच की जगह है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। तो प्रमोटर रीजन में आकर आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर जुड़ता है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, ये तो हमने जान लिया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड उस स्ट्रैंड को कहा जाता है जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो 3 से 5 की डायरेक्शन में होती है। अब कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो द स्ट्रैंड विद 5:3 पोलैरिटी एंड सेम सीक्वेंस एज RNA इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। अब होता क्या है कि DNA की जिस स्ट्रैंड का सीक्वेंस RNA के सीक्वेंस से मैच करता है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हट जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, और जिस भी स्ट्रैंड पर ये पूरा प्रोसेस होता है उसी स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो जहाँ भी आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिख रही है, इस कोडिंग स्ट्रैंड वाले रीजन की जो पोलैरिटी है, सबसे पहले जो सीक्वेंस है वो किससे मैच कर रहा होगा, RNA से मैच कर रहा होगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि RNA और DNA के अंदर एक डिफरेंस होता है कि DNA में थाइमिन प्रेजेंट होता है और RNA में यूरेसिल। तो इस चीज़ को हम नहीं देखेंगे, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है ये तो हमें पता है, बाकी सारे जो सीक्वेंस है वो मैच करने चाहिए। तो जिस भी स्ट्रैंड का सीक्वेंस RNA से मैच कर रहा होगा वही स्ट्रैंड जो है क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डिस्प्लेस हो जाएगी, और उसी स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं, इतनी बात समझ में आई। और इस डायग्राम की हेल्प से प्रमोटर रीजन क्या है, टर्मिनेटर रीजन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सी है, कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी है, इतनी बातें क्लियर हुई। आज की क्लास के जो मेन मोटिव था वो प्रोसेस से स्टार्टिंग की जो कुछ चीज़ें हैं उनको समझाना था। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। पहले इतनी चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, या फिर DNA की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी की जाती है और उससे क्या बनता है, RNA बनता है। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमने जाना कि DNA के जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में DNA की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करती है और दूसरी वाली कोडिंग स्ट्रैंड की तरह काम करती है। उसके बाद हमने जाना कि ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप होते हैं, 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, जिनके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट हमने जाना कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में 3 तरीके के एंजाइम होते हैं, मतलब RNA पॉलीमरेज एंजाइम के 3 टाइप होते हैं और तीनों के तीनों काम करते हैं। कौन से rRNA, tRNA एंड mRNA। अब इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में सेकंड पार्ट में जानेंगे। उसके बाद हमने जाना कि 3 एंजाइम और 3 स्टेप के अलावा जो ट्रांसक्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होते हैं हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, तो DNA के अंदर 3 डिफरेंट रीजन होते हैं और इन 3 डिफरेंट रीजन को इन जनरल इन कंबाइन क्या कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहा जाता है, जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। अब इन 3 रीजन की बात करें तो पहला रीजन होता है जिसे हम कहते हैं प्रमोटर रीजन, दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा होता है आपका टर्मिनेटर। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर वो रीजन होता है जहाँ पर DNA का वो हिस्सा जहाँ पर आकर RNA पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, और ये हमेशा कौन से एंड पे होता है, 5th एंड पे होता है, और इसकी प्रेजेंस क्या बताती है, टेम्पलेट या कोडिंग स्ट्रैंड का होना दर्शाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन। तो प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। लास्ट आता है टर्मिनेटर रीजन। टर्मिनेटर रीजन वो रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के ख़त्म होने के बारे में बताता है, और ये हमेशा 3:2 एंड वाले पर प्रेजेंट होता है। 3 डैश वाले एंड पे हमेशा आपका टर्मिनेटर रीजन प्रेजेंट होता है।
इसके बाद हमने जाना कि हमारी टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो हमेशा 5 से 3 की डायरेक्शन वाली स्ट्रैंड पर काम करता है। तो 5 से 3 की डायरेक्शन को छोड़ के जो दूसरी होती है, यानी कि वो स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन 3 से 5 वाली है, उसी स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। और कोडिंग स्ट्रैंड कौन सी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होती है जिसका सीक्वेंस आरएनए एंजाइम के सीक्वेंस से मैच कर रहा होता है, और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के टाइम पे इसी कोडिंग स्ट्रैंड की जो पोर्शन होता है वो डिस्प्लेस होता है, इसी से क्या बनता है, आरएनए बनता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड क्या होती है, टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, प्रमोटर क्या है, टर्मिनेटर क्या है, इतना पोर्शन आपको आज की वीडियो में क्लियर हो गया होगा। रेस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, तब जाके इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को कवर करेंगे। बट फॉर नाउ आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ध्यान से धीरे धीरे करके एक एक करके चीज़ों को समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, इतना पोर्शन आप तक अभी तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इतना क्लियर हो गया है तो आगे का आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। सो for today's lecture, that's all. Thanks for this lovely session.